हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म इन्फिनिटिव लर्निंग पॉइंट पर। आज की आपकी जो क्लास है वो डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट के लिए रहेगी और आज की क्लास में हम 2018 के विज्ञान के प्रश्न पत्र का सलूशन करने वाले हैं। ठीक है, सभी स्टूडेंट को मैं बता दूं कि आप निश्चिंत रहिए, आपका पवन सीरीज़ के थ्रू रिवीजन क्लासेस भी होंगी, पर आज जो मैं स्टार्टिंग कर रही हूँ वो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से कर रही हूँ। ठीक है, तो डोंट वरी, आपको सब कुछ पढ़ाया जाएगा, हर तरह की क्लासेस ली जाएंगी आपकी पवन सीरीज से, राजन सीरीज से, और इसके साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को भी हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं विज्ञान के 2018 के प्रश्न पत्र से। पहले हम बात इसमें अपना जो शुरुआत रहेगी वो रहेगी बहुविकल्पीय प्रश्नों से। पहला प्रश्न है आपका कि दही को मथनी द्वारा तीव्र गति से मथने से प्राप्त मक्खन को पृथक करने की विधि को क्या कहते हैं। तो कहने का ये मतलब ये है कि जब हम दही से मक्खन प्राप्त करते हैं तो जिस विधि का उपयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं। तो आपका उत्तर रहेगा इसमें, बताइए जल्दी से कमेंट कीजिए क्या उत्तर रहेगा। आप अपने जवाब भी साथ साथ देते रहिएगा। इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी, अपकेंद्रण विधि के द्वारा। ठीक है, चलिए वॉशिंग मशीन में जो कपड़े धुलते हैं ना, वॉशिंग मशीन में जो हम कपड़े धोते हैं तो वो भी अपकेंद्रण विधि के द्वारा ही साफ होते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। सुसुप्त पौधा कहा जाता है। ठीक है, तो आपको बताना है कि सुसुप्त पौधा किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन बी। देखिए, एक बीज ही ऐसी चीज होती है जिसके अंदर जो है वो एक संपूर्ण पौधे को पैदा करने की जो है वो क्षमता होती है। ठीक है, तो इसलिए इसको सुसुप्त पौधा भी कहा जाता है। जब अनुकूलित परिस्थितियां आती हैं तो ये पौधा जो है वो स्वयं से ग्रो करना शुरू कर देता है। ठीक है ना, बीज जो है वो अंकुरित हो जाता है और एक पौधे को डेवलप कर लेता है, इसलिए इसको सुसुप्त पौधा भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, बल की इकाई क्या है। बल की इकाई आपको बतानी है। तो बल की इकाई जो है यहाँ पे दी है। वैसे तो देखिए, अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो बल की एसआई यूनिट होती है न्यूटन। ठीक है ना, परंतु यहाँ पर आपको न्यूटन ऑप्शन में नहीं है, तो इसका उत्तर रहेगा आपका डाइन। डाइन जो है वो सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक होता है। अगले बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 फुट बराबर होता है 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसका उत्तर रहेगा आपका 28.48। क्या रहेगा, 28.48। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर कि न्यूटन का गति संबंधित कौन सा नियम क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। तो क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम है वो आपको पता है कि न्यूटन महोदय ने गति से संबंधित 3 प्रमुख नियम दिए थे, जिसमें से पहला नियम जो है जिसको हम जड़त्व के नियम के नाम से जानते हैं, और इस नियम के अनुसार कि कोई वस्तु अपने स्थिति को तब तक परिवर्तित नहीं करती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगाया जाए। ठीक है, दूसरा नियम जो है वो संवेग संरक्षण का नियम कहलाता है। तो किसी वस्तु पर लगाया गया जो बल होता है वो उसमें संवेग की परिवर्तन के दर के अनुक्रमानुपाती होता है। तीसरा जो नियम है वो क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है, जो ये बताता है कि प्रत्येक क्रिया के बराबर तथा विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। तो उत्तर रहेगा आपका ऑप्शन 3, है ना। न्यूटन ने जो है वो गति के 3 नियम दिए और उसमें से क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो तीसरा नियम कहलाता है। अगला प्रश्न है, तो यहाँ पे आपके जो है वो बहुविकल्पीय प्रश्न जो है वो कंप्लीट होते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हम किन पे, अति लघुत्तरीय प्रश्नों पे। यहीं पे मैं आपको इनके आंसर बताती जाऊंगी और समझा दूंगी कि कैसे आपको एग्जाम में इनको लिखना है। ठीक है, तो देखिए प्रश्न है आपका कि सजीव एवं निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है। तो इसका उत्तर क्या रहेगा, वायरस। क्या रहेगा, वायरस। वायरस जो है वो एक ऐसा मतलब हम कहें कि एक ऐसी चीज है
जो कि हमारे पर्यावरण में उपस्थित है और ये सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहलाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जब हम वायरस अगर किसी व्यक्ति के शरीर में पहुंच जाता है तो वो एक सजीव के समान व्यवहार करता है, यानी कि जब वायरस किसी होस्ट के शरीर में प्रवेश कर जाता है तब वो एक सजीव के समान व्यवहार करता है, अपनी संख्या में वृद्धि करता है, ठीक है ना। वही अगर हम बाहर बात करें कि जब वो किसी होस्ट के शरीर से बाहर होता है तो वो निर्जीव के समान व्यवहार करता है, उनका क्रिस्टलीकरण भी किया जा सकता है ना। इसलिए वायरस को जो है वो सजीव और निर्जीव के मध्य की कड़ी कहा जाता है। वायरस में या तो डीएनए हो सकता है या फिर आरएनए हो सकता है, दोनों तरह के न्यूक्लिक एसिड एक साथ प्रेजेंट नहीं होते हैं। अगला प्रश्न है कि पुष्प के नर अंग का नाम लिखिए। तो पुष्प के नर अंग का नाम क्या होता है? इसे हम कहते हैं पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर कहते हैं। किसी भी पुष्प में 5 प्रकार के चक्र पाए जाते हैं, जिसमें पहला चक्र जो है वो बाह्य दलपुंज, फिर दलपुंज, फिर नर जननांग और मादा जननांग, ठीक है ना। इसके अलावा उनका एक पुष्प वृंत भी होता है। तो जो सबसे बाहर वाली अगर हम बात करें, पुष्प चक्र में जो सबसे बाहर पत्तीनुमा जो संरचनाएं दिखाई देती हैं जो कि पुष्प वृंत से जुड़ी हुई रहती हैं, इस प्रकार से ये कहलाती हैं बाह्य दलपुंज। और जो रंगीन पंखुड़ियाँ होती हैं ये कहलाती हैं दलपुंज, ठीक है ना। बिल्कुल मध्य में जो फूला हुआ पार्ट होता है ये कहता है ना, फूला हुआ बिल्कुल जो पार्ट रहता है ये कहलाता है मादा जननांग ये। और इसके पास में तंतुनुमा जो संरचनाएं होती हैं ये होते हैं आपके पुंकेसर, जो कि एक पुष्प के नर जननांग होता है, ठीक है ना। पुंकेसर की अगर आपको डायग्राम बनाने के लिए कहा जाए तो आप इस तरीके से इनका डायग्राम बना देंगे। ये वाला हिस्सा होता है पुतंतु, ये होता है पराग कोश, इन्हें कहते हैं पराग कोश। ये पालियां होती हैं अलग अलग और इनके बीच में जो कनेक्शन होता है ना इसको कहा जाता है योजी। क्या कहा जाता है? योजी, जो कि योजन करवाती है, यानी कि 2 पालियों को आपस में जोड़ती है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पत्ती के प्रमुख कार्य को लिखिए। अब देखिए प्रश्न आपका 1 नंबर का है। पत्तियां वैसे तो बहुत सारे काम करती हैं, पर चूंकि यहाँ पे प्रश्न केवल 1 नंबर का है तो हमें केवल और केवल एक ही इनका कार्य लिखना है। तो हम क्या करेंगे कि पत्तियां जो है वो पत्तियां पौधों में भोजन निर्माण व प्रकाश संश्लेषण की क्रिया का कार्य करती हैं, ठीक है ना। इसके अलावा ये वाष्पोत्सर्जन का काम भी करती हैं। इनमें स्टोमेटा पाए जाते हैं जिससे गैसों का विनिमय भी होता है। पर चूंकि प्रश्न केवल 1 नंबर का है तो हमें सिर्फ प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के बारे में लिखना रहेगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि विद्युतीय बल किसे कहते हैं। और विद्युतीय बल की बात करें तो विद्युतीय बल क्या कहेंगे कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है तो उसके अंदर एक बल आरोपित होता है, ठीक है ना। आपने अक्सर देखा होगा कि कई लोगों को जैसे कोई जिंदा तार पकड़ लेते हैं तो उनको एकदम से झटका लगता है। आपने देखा होगा ना, अक्सर अभी गर्मी के दिन है, कूलर वगैरह जिनके यहाँ पे ये जो लोहे की बॉडी वाले कूलर होते हैं तो उनमें करंट आ जाता है तो हमें एक जरा सा हल्का सा झटका सा महसूस होता है। तो विद्युत के द्वारा जो बल आरोपित होता है उसी को हम विद्युतीय बल कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 10। ऊर्ध्वपातन से क्या तात्पर्य है। अब ऊर्ध्वपातन क्या है? देखिए ऊर्ध्वपातन एक ऐसी विधि है जिसमें कोई ठोस पदार्थ क्या होगा, जिसमें कोई भी ठोस पदार्थ बिना द्रव में परिवर्तित हुए डायरेक्ट किस में बदल जाए, गैस में, है ना, गैस बनकर वाष्पित हो जाए। तो इस विधि को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं, है ना। तो क्या रहेगा हमारा जवाब कि जब कोई ठोस पदार्थ बिना किसी माध्य स्थिति में परिवर्तित हुए या फिर बिना द्रव में परिवर्तित हुए सीधा गैस में या वाष्प में रूपांतरित हो जाता है तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ऊर्ध्वपातन की अगर हम बात करें तो कपूर,
कपूर, नौसादर, नेफ्थेलीन, इनमें जो है वो ऊर्ध्वपातन होता है। आपने देखा होगा हमारे घरों में अगर हम कपूर को खुले में रख देते हैं तो वो बिल्कुल वाष्पित हो जाता है। नेफ्थेलिन की गोलियां जो हम अपने बिस्तरों में रखते हैं तो वो भी आपको पता है कि वाष्पित हो जाती हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका कि मछली के जल में रहने के लिए कौन कौन से अनुकूलन अंग सहायक होते हैं, लिखिए। तो देखिए अगर हम बात करें कि अब चूंकि देखिए यहाँ पर केवल 1 नंबर का प्रश्न है तो आपको उन्हें एक्सप्लेन न करते हुए क्या लिखना है, बस ऐसे लिख देना आप कि गिल्स, पंख, धारा रेखित शरीर, और शल्क, है ना। ये सारी ही चीजें एक मछली को जो है वो जलीय वातावरण में रहने में सहायता प्रदान करती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं हम लघु उत्तरीय प्रश्नों की ओर। समझ में आ रहा है ना सभी को? अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कंफ्यूजन्स को लिख सकते हो या फिर टेलीग्राम ग्रुप पर जो है वो बता सकते हो, जो भी आपको प्रॉब्लम हो। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं। 2 नंबर का प्रश्न रहेगा ये आपका। पहला प्रश्न है वाष्प तथा गैस में अंतर बताइए। अब चूंकि 2 नंबर का है तो केवल 2 ही अंतर लिखने हैं आपको। अननेसेसरली आप ज़्यादा बड़े बड़े उत्तर नहीं लिखोगे। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आप कैसे लिखोगे। ये देखो, यहाँ पे लिखा हमने वाष्प और यहाँ लिखा हमने गैस। ठीक है, ऐसे करके हमें इस तरीके से अंतर को लिखना है। वाष्प जो है जल के गैसीय रूप को वाष्प कहते हैं। भाई वाष्प कब कहा जाएगा? जब उसमें जल उपस्थित होगा। और गैस जो है, गैस में जरूरी नहीं कि जल उपस्थित हो, है ना, जल उपस्थित हो। ठीक है ना। अब जल वाष्प में तो हम इसको H2O से प्रदर्शित करेंगे। और आपका गैस कौन सी हो सकती है? ऑक्सीजन हो सकती है, नाइट्रोजन हो सकती है, हाइड्रोजन हो सकती है। ये सभी आपके गैस होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अपने उत्तर को लिखना रहेगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मुकुलन से क्या आशय है, उदाहरण बताइए। अब मुकुलन क्या होता है? मुकुलन का मतलब होता है कलिकायन होना, मतलब कली का खिलना। तो क्या होता है कि कुछ जीवों में अलैंगिक जनन की प्रक्रिया होती है ना। कुछ जीवों में आपको पता है ना, जनन की प्रक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। एक तो लैंगिक जनन होता है और दूसरा अलैंगिक जनन होता है। तो कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनमें लैंगिक जनन नहीं होता है, बल्कि उसके अलावा अलैंगिक तरीके से भी जो है ये अपने ही समान अन्य जीवों को उत्पन्न करने की इनमें क्षमता होती है। तो इसी में अलैंगिक जनन की ही एक विधि होती है जिसे हम मुकुलन के नाम से जानते हैं। मुकुलन में क्या होता है कि जीव के शरीर में, जैसे कि अभी हम हाइड्रा में मुकुलन की बात करें तो इसमें क्या होता है कि जैसे ये हाइड्रा का शरीर है, इसमें क्या होता है कि एक कलिका के समान छोटी सी संरचना जो है वो ग्रो कर जाती है। ठीक है ना। और फिर वो वयस्क पौधे से अलग होकर या वयस्क जीव से अलग होकर स्वयं जो है वो ग्रो करके एक सब वयस्क में परिवर्तित हो जाती है। इसी विधि को हम मुकुलन कहते हैं। तो मुकुलन को आप कैसे परिभाषित करोगे कि वयस्क जीव के शरीर पर एक कलिका के समान संरचना का विकास होता है। ये कलिका वयस्क पौधे या जीव से अलग होकर स्वयं जो है वो एक नए जीव का निर्माण कर लेती है। इसी विधि को मुकुलन कहा जाता है। अब उदाहरण के लिए आप हाइड्रा का एग्जाम्पल दे सकते हो और ऐसा छोटा सा चित्र बना के आ सकते हो, है ना, क्योंकि उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए लिखा है ना, तो आप अच्छे से इनकी प्रैक्टिस कर लो डायग्राम की, ताकि आप फटाफट से जो है वो वहां पर डायग्राम भी बना सको। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सरल पत्ती तथा इस संयुक्त पत्ती में क्या अंतर है? तो सरल और संयुक्त पत्ती की यदि हम बात करें तो इसमें सबसे पहला आता है आपका सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती। तो देखिए कैसे लिखेंगे। हमेशा अंतर को आपको इसी तरीके से लिखना रहेगा।
एक तो सरल पत्ती और यहाँ पर आ जाएगा आपका संयुक्त पत्ती, ठीक है ना, संयुक्त पत्ती। अब सरल पत्ती में हम क्या लिखेंगे कि इनका पर्णफलक एक होता है ना। संयुक्त पत्ती में क्या होता है कि पर्णफलक विभाजित हो जाता है, ठीक है ना। आपने देखा है ना, जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हमने कहा अमरूद की पत्ती, तो ये एक सरल पत्ती है, ठीक है ना। इनका पर्णफलक एक सिंपल होता है, जबकि अगर हम बात करें बबूल की पत्ती, तो बबूल की पत्ती में इस तरीके से होती है ना, जैसे इमली की पत्तियां होती हैं, तो इनमें एक ही पत्ती जो है वो विभाजित हो जाती है पर्णवृंत तक, और हमें ऐसा लगता है कि बहुत सारी पत्तियों का समूह है, जबकि वो होती एक ही पत्ती है, पर हमें कैसा लगता है कि ये बहुत सारी पत्तियों का समूह है ना। तो ये हो जाता है आपका सरल पत्ती और संयुक्त पत्ती, ठीक है ना। तो सरल पत्ती का जो पर्णफलक है वो सिंपल होता है, सरल होता है, विभक्त होता है, जबकि संयुक्त पत्ती का जो पर्णफलक है वो विभक्त होता है, ठीक है ना। अब उदाहरण आप इसमें लिख देना, एक आपका अंतर उदाहरण का हो जाएगा, जैसे कि बरगद की पत्ती, पीपल की पत्ती, है ना, अमरूद की पत्ती, जामुन की पत्ती, तो ये सब आपके सरल पत्तियों में आएंगी। और संयुक्त पत्ती में आपके बबूल, छुई मुई, गुलमोहर, इमली, नीम, है ना, ये सभी पत्तियां जो है वो आपकी किस में आती हैं, संयुक्त पत्तियों में आएंगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। तो संवेग संरक्षण का नियम हम किसे कहते हैं, ये है आपके गति का दूसरा नियम। अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया था ना कि न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं। पहला नियम जड़त्व का, दूसरा नियम संवेग संरक्षण का, और तीसरा नियम आपका रहता है क्रिया प्रतिक्रिया का। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या कहता है कि संवेग संरक्षण का नियम ये कहता है कि किसी वस्तु पर, है ना, अगर कोई वस्तु है वो गतिमान है, अगर आप उस पर बल लगा रहे हो तो उसके संवेग में जो परिवर्तन होता है वो उसके बल के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू संवेग, ठीक है ना, संवेग के मोमेंटम के बराबर होता है। तो P यहाँ पर मोमेंटम को शो करता है और P इज इक्वल्स टू होता है m इंटू वी के, यानी कि अगर कोई वस्तु है आप उस पर देखो, कोई वस्तु है वो लुढ़क रही है या विराम अवस्था में है, आप उस पर बल लगाओगे तो वो गतिशील हो जाएगी, और आप उस पर जितना बल लगाते जाओगे उतना ही उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। तो जितनी स्पीड बढ़ती है ना, तो संवेग भी बढ़ता है, और संवेग जो है वो कैसे बढ़ेगा, जितना बल लगाया जाएगा उतना ही ज़्यादा संवेग भी बढ़ेगा, ठीक है ना। यही आपका संवेग संरक्षण का नियम है। अगला प्रश्न है, अदिश और सदिश में अंतर बताइए। तो अदिश और सदिश 2 प्रकार की राशियां होती हैं, 2 प्रकार की भौतिक राशियां होती हैं, एक तो अदिश और दूसरा सदिश। अंतर है तो अंतर को हम इसी तरीके से लिखेंगे, एक तरफ अदिश और एक तरफ सदिश। अब अदिश क्या होता है कि इन राशियों में दिशा नहीं होती, केवल परिमाण होता है ना, जबकि सदिश में दिशा व परिमाण दोनों होता है, ठीक है ना। अब दूसरा अंतर आप क्या लिखेंगे, दूसरा अंतर आप इनके उदाहरण लिख देंगे। सदिश अदिश राशि में क्या आ जाएगा आपका, दूरी, द्रव्यमान और दाब, ठीक है, जबकि यहाँ आ जाएगा आपका विस्थापन, वेग, है ना, ये सब बल, ये सब क्या है आपकी सदिश राशियां होती हैं। तो इस तरीके से आप अपने उत्तर को लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराग कण किसे कहते हैं। तो पराग कणों की यहाँ पे बात हो रही है, तो किसी भी, है ना, किसी भी पौधे में जो नर युग्मक होते हैं, जो नर युग्मक होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, पराग कण कहते हैं, है ना। किसी भी पौधे में जो, अच्छा यहाँ पे पराग कण नहीं है, सॉरी
सॉरी, है ना। वैसे खैर परागकण तो नर युग्मकों को ही कहा जाता है। यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि परागण किसे कहते हैं। क्या पूछा गया है? परागण, गण। तो परागण जो है वो एक प्रकार की क्रिया है, ठीक है ना। परागण क्या होती है? ये एक प्रकार की क्रिया होती है। अब इस क्रिया में होता क्या है कि जब किसी पौधे के नर युग्मक, जब किसी पौधे का नर युग्मक किसे कह रहे हैं हम? पराग कणों को कहते हैं, है ना। तो जब किसी पौधे के नर युग्मक जो हैं वो उसी पौधे या किसी अन्य पौधे के मादा जनन अंग तक पहुंच जाए, है ना। कहाँ तक पहुंच जाए? मादा जनन अंग यानी जायांग तक पहुंच जाए, तो इस विधि को क्या कहा जाता है? परागण कहा जाता है। तो किसी पौधे के पराग कणों का उसी पौधे या फिर किसी अन्य पौधे के मादा जनन अंग तक पहुंचने की क्रिया को हम क्या कहते हैं? परागण कहते हैं। परागण दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का। एक तो होता है स्वपरागण और दूसरा होता है पर परागण, ठीक है ना। अब बस आपको यहाँ पे ये नाम ही लिखकर आने हैं, फिर इनकी डिटेल लिखने की आवश्यकता नहीं है। वैसे मैं आपको बता दूं कि स्वपरागण में क्या होता है कि जिस पौधे के परागण होंगे, परागकण होंगे, वो उसी पौधे के मादा जनन अंग तक पहुंचेंगे। और पर परागण में क्या होगा कि किसी एक पौधे के परागकण किसी दूसरे पौधे के मादा जनन अंग तक पहुंचते हैं, तो उसको फिर पर परागण कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपका, ये आपको एक न्यूमेरिकल दिया गया है। यहाँ पर प्रश्न है कि एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है। क्या है? एक बर्तन की धारिता 12 लीटर है। इसकी धारिता घन सेंटीमीटर में ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। क्या है? इसकी धारिता को हमें किस में ज्ञात करना है? घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है। तो देखिए इसको किस तरीके से करना रहेगा कि 1 लीटर, है ना। क्या है? 1 लीटर बराबर हो जाएगा अपना, घन सेंटीमीटर में ज्ञात करना है हमें। 1 लीटर बराबर अपना 1000 सेंटीमीटर के, ठीक है ना। यहाँ पे हमें किसकी ज्ञात करनी है? 12 लीटर की ज्ञात करनी है। तो 12 लीटर बराबर 12 गुणा 1000, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 12,000 घन सेंटीमीटर। घन सेंटीमीटर का मतलब सेंटीमीटर क्यूब होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना है। तो यहाँ पर आपका ये 2018 का जो साइंस का क्वेश्चन पेपर है वो कंप्लीट होता है। आई होप आपको क्लास पसंद आई होगी और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट को भी क्लासेस से जोड़ने का प्रयास कीजिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।